मैं करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वह मेरी इज्जत करे। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सारा बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं अपने पति को अपनी बहन के कमरे से निकलते देखती। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई तो पति को अपनी बहन के साथ वो सब करते देख मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो उसके साथ पति की तरह। मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे थी, क्योंकि घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में ही करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर ही संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और कारोबार से खुद को फ्री कर लिया था। मेरा पति अमन बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे पापा के पूरे कारोबार को संभाल लिया था और इसीलिए मैं भी हर तरह की फिक्र से आज़ाद हो गई थी। मैं और अमन दोनों पापा के दिए हुए बहुत बड़े बंगले में रहते थे। हमारी शादी को 3 महीने ही गुजरे थे। ये 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल महीने थे। अमन ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने नौकरानी से कहकर अमन के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह दोपहर के खाने के लिए ऑफिस से लौट कर आते थे। अमन के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें वापस ऑफिस जाने ही नहीं दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ मूवी देखने के लिए जाऊंगी। जब अमन वापस आए तो वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ में एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार देख रही थी। अमन ने मुझे बताया कि वह औरत उनकी विधवा बहन नीलम है, जो अपने ससुराल वालों के साथ अभी तक रह रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने नीलम को घर से निकाल दिया है और अमन के सिवा इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है। इसीलिए अमन मजबूरन नीलम को हमारे घर वापस ले आए ताकि वह हमारे साथ रह सके। अमन ने बहुत ही प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, प्रतिज्ञा, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर तुम चाहो तो हम नीलम को सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दे देते हैं, क्योंकि मेरी बहन का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही मेरी बहन को वक्त ने बहुत तकलीफ़ें दी हैं। वह इतनी कम उम्र में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने के लिए मजबूर है। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। अमन की आंखों की नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराजगी जाहिर करते हुए अमन से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है, और भला मैं अपनी ननद को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रहने दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, इसमें बहुत सारे कमरे खाली ही तो पड़े हैं। आप जो कमरा नीलम को देना चाहें वह आप दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर अमन का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैंने उसे कहा कि अगर आपने अब एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। मैंने आगे बढ़कर नीलम को भी गले से लगा लिया और अमन से कहा कि आप इन्हें अपने कमरे में ले जाएं। मैं अभी सबके लिए खाना लगवाती हूँ। अमन ने नीलम को हमारे बगल वाले कमरे में ही रहने की जगह दे दी। मैंने इधर सबके लिए खाना लगवा दिया था। थोड़ी देर में अमन और नीलम भी खाने के लिए चले आए। मैं अभी तक अमन की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक अमन ने कभी भी अपनी किसी भी बहन का कोई जिक्र किया था। अमन की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। वह सर झुकाए बैठी चुपचाप खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है कि भरी जवानी में ही यह बेचारी विधवा हो गई और इसका कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब अमन मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे अपनी किसी बहन का जिक्र क्यों नहीं किया? आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है।
आप मुझे पहले ही उनके बारे में बताते तो हम खुद उन्हें उनके ससुराल से यहाँ ले आते। वह कहने लगे कि नीलम ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी के देहांत से पहले ही नीलम से हम लोगों के सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि नीलम विधवा हो गई है, इसलिए मुझसे रहा ही नहीं गया तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसके ससुराल वालों का व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं। मैंने अमन को गले लगाकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। अमन मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और अमन की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। अमन मेरे पापा के दफ्तर में ही नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज्यादा अच्छी लग गई थी। इधर मैं भी पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी इसी सिलसिले में अमन से कई बार मुलाकातें हुई थीं, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि अमन मेरी जिंदगी के हमसफर बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ खराब हुई तो पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वह मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल देखकर सुकून से रह सकें। तभी पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अपनी ही बराबरी के रिश्ते देखते देखते काफी वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को मेरे लिए कोई भी लड़का समझ नहीं आया क्योंकि हम बहुत ज्यादा अमीर थे और हमारे जैसी फैमिलीज में ज्यादातर लड़के या तो अपनी पसंद की शादियां करते हैं या फिर गलत हरकतों में पड़ जाते हैं। फिर न जाने क्यों एक दिन पापा ने अचानक ही अमन को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे अमन के बारे में बताया तो मैं भी हैरान रह गई क्योंकि वह किसी भी तरह से हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वह हमेशा तुम्हारी कदर करेगा और कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी इज्जत करे। इसलिए अमन से अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरी करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन हो। अमन एक समझदार और मेहनती इंसान है। वह तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को और भी बहुत आगे तक ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी साथ में गुजार सकोगे। पापा की इस बात को तो मैं पहले से ही जानती थी कि अमन एक बहुत ही मेहनती इंसान है, क्योंकि मैंने उसे कंपनी में हमेशा ही बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने अमन के बारे में जो कुछ भी पता किया था उसके मुताबिक अमन के माँ बाप का देहांत हो गया था और वह अकेला ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी ज्यादा बेफिक्र हो गए कि उसके साथ में रिश्ता रखने वाला अब और कोई भी नहीं है, इसीलिए उसका सारा वक्त और प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर अमन से हमारे रिश्ते की बात की तो वह खुद भी हैरान रह गया। मैंने और अमन ने 1-2 मुलाकातें की और फिर उसके बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया और अमन के कहने के मुताबिक ही पापा ने मेरी और उसकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और अमन पापा के ही दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। अमन मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। अमन ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं खुद हैरान रह गई थी। उसका बस चलता तो वो मुझे जमीन पर कदम भी ना रखने देता। शादी के बाद अमन कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारियां अब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सारे कारोबार को अच्छे से संभाल लूंगा। मैं भी बहुत वक्त से पापा के साथ सारी जिम्मेदारियों को संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी। अमन ने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया था। अमन मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहे थे और मैं पूरी तरह से घर गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी सब कुछ अमन को ही सौंप दिया था। वह कभी कभार दफ्तर में एक चक्कर लगा आते थे और अमन को काम करता देखकर बहुत खुश हो जाते थे। अमन ने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।
हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था और मैं अपनी किस्मत पर भी बहुत खुश थी। जब नीलम हमारी जिंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। अमन हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार नीलम के कमरे में जाकर उससे भी बातें कर लिया करती थी। वह बहुत ही कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसकी आदतें और उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वह खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ ना कहती। शायद हालात ने ही उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और यही तकलीफ मुझे उसकी आंखों में भी दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि नीलम भी अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ लौट आए, इसीलिए मैं बार बार उसे अपने कमरे से बाहर आने को कहती रहती। एक दिन जब दफ्तर से अमन वापस आए तो थोड़ी ही देर बाद नीलम के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम नीलम के कमरे में न जाया करो, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो। वह खुद ही अपने दुखों से निकल आएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वह परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि कहीं अमन मुझे गलत ना समझ लें, इसलिए मैंने उनसे कहा, मैं बिना बात नीलम के कमरे में आखिर क्यों जाऊंगी, मैं तो बस उसे जिंदगी की तरफ लौटता हुआ देखना चाहती थी। अमन मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ प्रतिज्ञा, तुम्हारे इरादे बहुत ही नेक हैं, लेकिन इस वक्त नीलम तन्हाई चाहती है, इसीलिए उसे अकेला ही रहने दो। मैंने अमन से वादा किया कि मैं अब नीलम को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी आजकल मेरे पास भी बहुत ज्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह भी मेरी आंख बहुत देर से खुलती थी। अमन मेरे उठने से पहले ही दफ्तर जा चुके होते और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता। इसके साथ साथ घर के कामकाज भी देखने होते। हर वक्त मुझ पर थकान सी छाई रहती थी और मुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि सारे काम तो नौकरों को ही करने होते थे। मैं तो सिर्फ उन पर नजर ही रखती थी। मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थक कर चूर हो जाती थी। शादी के बाद जब मैं इस नए बंगले में रहने आई तो मैं अपनी पुरानी नौकरानी को अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था। इसीलिए मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उसे ही सौंप रखी थी। अब मैं खुद आराम करने लगी थी। मैं कहीं भी लेट जाती तो सो जाती, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मैं सारा दफ्तर संभालती थी, यहाँ तक कि घर भी, लेकिन मुझे कभी भी थकान का एहसास नहीं होता था। अब तो मेरी तबीयत इतनी अजीब रहने लगी थी कि मैंने रात में कॉफी पीना भी कम कर दिया था, जबकि पहले तो कॉफी के बगैर मैं कभी सोती ही नहीं थी। जब मैंने अमन से ये बात कही तो वह कहने लगे कि मौसम भी बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। चलो अच्छा ही है, तुम अब ज्यादा आराम किया करो। वह इतने प्यार से मुझसे बात करते थे कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती थी और उनकी आंखों में ही खो जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अब नीलम के कमरे में जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वह खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती थी, इसीलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। अमन दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने पर बिल्कुल भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन एक रात नींद में अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने अमन को बिस्तर पर नहीं पाया। तो मैं हैरान रह गई कि आधी रात को आखिर अमन कहाँ चले गए। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली तो मैंने अमन को नीलम के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को अमन को नीलम के कमरे में क्या काम था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद देखने के लिए गए होंगे। मैंने अमन को कुछ भी नहीं कहा और इससे पहले कि वह मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। अब ये सिलसिला चल निकला था। अक्सर ही रात को मेरी आंख खुल जाती तो अमन कमरे में मौजूद नहीं होते। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अमन का आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना इतना ज़रूरी क्यों होता है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते हैं।
मुझे अमन के बगैर दोबारा नींद ही नहीं आती थी और जितनी देर वह कमरे से बाहर रहते, मैं अजीब तरह से करवटें बदलती रहती थी। फिर एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुली तो अमन कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। नीलम से मेरी मुलाकात हुए भी काफी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर नीलम के कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा था, लेकिन सामने जो नजारा था उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमन आधी रात को अपनी बहन के साथ ये सब करते हैं। मेरे लिए वहां खड़े रहना मुश्किल होने लगा था। अंदर से आती अजीब आवाजों ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया, मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। अमन नीलम को सीने से लगाए बैठे थे और उसे प्यार कर रहे थे, लेकिन ऐसी मोहब्बत एक बहन भाई के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा था उसको लफ्जों में बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन अमन और नीलम की बातों ने तो मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह से खुलकर मेरे सामने आ गई थी। नीलम कह रही थी, और कितने दिन हम ऐसे ही भाई बहन होने का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी प्रतिज्ञा को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे हमारी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूं। तो अमन ने नीलम से कहा कि इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा को तुम्हारे कमरे में आने से मना कर दिया है। मुझे भी यही डर लगा रहता था कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयान ना कर दो। बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर प्रतिज्ञा और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी और ये सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। नीलम कहने लगी कि इतने दिनों से मैं इसी बात का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर चलती हूँ। ये सोचकर मेरा दिल बहुत जलता है कि आपने उसे अपनी बाहों में ले लिया होगा। अमन ने नीलम से कहा कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए ही तो किया है। आखिर तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती। इसीलिए मैंने हम दोनों के भले के लिए ही ये फैसला बहुत मुश्किल से किया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रह पाना आसान नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा के बाप को थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया है और उसी की वजह से वह पहले से कई ज्यादा बीमार रहने लगा है। और प्रतिज्ञा के कॉफी के जार में भी मैंने जहर मिला दिया है। उसे रोजाना कॉफी पीकर सोने की आदत है और यकीनन उसके शरीर में भी जहर अपना असर दिखा रहा है। इसीलिए वह ज्यादातर वक्त सोती रहती है। मैं भी इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार वह अगर सो जाएगी तो फिर वह सुबह ही उठेगी। बस कुछ दिन और ये सब बर्दाश्त कर लो, फिर प्रतिज्ञा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। अमन नीलम से अपनी बेतहाशा मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे बाप ने जिस सीधे साधे और शरीफ इंसान को मेरे लिए पसंद किया था, असल में वह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिख रहा था। वह तो बहुत बड़ा धोखेबाज था। अमन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रुपयों से भरी हुई तिजोरी थी, जिससे वह अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशों को पूरी करना चाहता था। मेरे पापा को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्द ही मुझसे भी छुटकारा पाना चाहता था। उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मेरे और पापा के मरने के बाद ये सब कुछ खुद ब खुद उसके नाम पर हो जाएगा। इसीलिए वह अब तक हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता रहा था। तभी मुझे एकदम से चक्कर महसूस होने लगा। मेरे शरीर में कमजोरी तो पहले से ही बहुत दिनों से थी, इसीलिए मैं लड़खड़ा गई। तभी अमन को और नीलम को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अमन को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी पी ही नहीं रही थी और शायद इसीलिए
मुझे रात के वक्त ठीक से गहरी नींद नहीं आती थी, जबकि मैं सुबह उठकर कॉफ़ी पीती थी, जिसके कारण मैं सारा दिन नशे में रहती थी। अमन हैरानी से कहने लगा कि प्रतिज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो नीलम को देखने के लिए आया था। अमन को यह महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और आज उन्हें एक साथ देख लिया है। मैंने मन में सोचा कि इस वक्त अमन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान गई हूँ। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अमन से कहा कि वह मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। अमन तुरंत ही मेरे साथ कमरे में लौट आया। उस पूरी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था, क्योंकि मैं अमन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैंने उसे दिल से अपना माना था, लेकिन उसने मेरे विश्वास को तोड़ कर रख दिया था। सुबह होते ही अमन दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर एसपी साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बयां कर दी और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे। थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ वह हमारे घर आ गए और सबसे पहले उन्होंने नीलम को उसके कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मेरे कॉफ़ी के जार को अपने कब्जे में लिया और उसे टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया, ताकि ये साबित हो सके कि अमन ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। उसके बाद एक लेडी कांस्टेबल को बुलवाकर नीलम से भी पूछताछ शुरू करवा दी गई, तो उसके बाद वह भी एक रट्टू तोते की तरह सच बोलती चली गई। तब हमें पता चला कि अमन पहले से जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले नीलम को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा की नज़रों के आगे हीरो बन गया। और थोड़ा उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया और वह पापा को अपने बुने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। दरअसल अमन और नीलम ने लव मैरिज की थी, लेकिन वह दूसरी तरफ गरीबी के हाथों बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। दौलत के नशे में अमन इतना अंधा हो गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने को भी मुश्किल नहीं समझा। नीलम के बयान ने पूरे मामले को आसान बना दिया था, इसीलिए एसपी साहब ने तुरंत ही अमन को गिरफ्तार कर लिया। इधर मैंने भी अमन पर केस कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में अब तक काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर आ गए थे। आज अमन और नीलम जेल की सलाखों के पीछे थे और अपने लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने एक बार फिर से अपने पापा के कारोबार को संभालना शुरू कर दिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे दिखते हैं वह वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कई बार तो हम कुछ लोगों के साथ जब कई सालों रहते हैं, तब जाकर उनका असली चेहरा हमें दिखाई देता है। इसीलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते वक्त सामने वाले इंसान की बहुत अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।